अगली सुबह कश्यप की आंतरिक घड़ी ने उसे जल्दी उठा दिया। अब तक वह हर दिन 3 घंटे आराम और 9 घंटे अभ्यास की दिनचर्या का आदी हो चुका था। जैसे ही वह बाहर आया, वह अर्जुन से मिला। सुप्रभात सीनियर भाई। सुप्रभात जूनियर भाई। अभिवादन करने के बाद अर्जुन ने पूछा, क्या तुम अभ्यास के लिए जा रहे हो? कश्यप ने सिर हिलाया। हाँ सीनियर भाई, मैं इन दिनों इस अभ्यास की लय का पूरी तरह से आदी हो गया हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। जैसा कि उम्मीद थी, एक बार जब किसी को गुरुजी का मार्गदर्शन मिल जाता है तो वे अभ्यास से प्यार किए बिना नहीं रह पाते। कश्यप एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ सीनियर भाई बिल्कुल भी गलत नहीं थे। उस समय उसके दिन या तो पैसे का पीछा करते हुए या सुख सुविधा में बिताए जाते थे। केवल जब वह मस्ती से थक जाता था तो वह चीजों को संतुलित करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करता था। लेकिन अब उसका दिमाग एक ही चीज में लगा हुआ था, मजबूत बनना। आप सही कह रहे हैं सीनियर भाई, मैं पहले बहुत अनुशासनहीन था, लेकिन हमारे जैसे गुरुजी के साथ मैं अभ्यास के समय का एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। अर्जुन ने उसके कंधे पर थपथपाया। लगे रहो जूनियर भाई, मुझे विश्वास है कि तुम गुरुजी को निराश नहीं करोगे। कश्यप ने सिर हिलाया, सिर से पांव तक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब, मैं आ रहा हूँ। जूनियर भाई कश्यप, एक पल रुको। जैसे ही कश्यप जाने वाला था, अर्जुन ने आवाज दी और अपनी आस्तीन से एक भंडारण थैली निकाली। इस थैली के अंदर 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। मैं जल्द ही विविध धर्म मार्ग अकादमी छोड़ने वाला हूँ। तब मैं अभ्यास के दौरान तुम्हारी रक्षा के लिए आसपास नहीं रहूंगा। ये पत्थर ले लो, इसे मेरा समर्थन समझो। कश्यप एक पल के लिए जम गया। उसने उस थैली को पहचान लिया। ये वही थैली थी जिसे वह अपनी शर्त के दौरान सीनियर भाई से हार गया था। उसने जल्दी से सिर हिलाया। सीनियर भाई, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। क्या तुमने पंचतत्व योग के 2 चक्र पूरे कर लिए हैं और अचानक मेरी बात सुनना बंद कर दिया है? कश्यप के सीने में एक गर्मी महसूस हुई। उसने थैली स्वीकार की और ईमानदारी से कहा, धन्यवाद सीनियर भाई। जैसे ही उसने कश्यप को जाते हुए देखा, अर्जुन ने खुद से बुदबुदाया, जूनियर भाई की तरफ का मामला सुलझ गया है। मुझे आश्चर्य है कि जूनियर बहन मीरा कैसी है। अगर वह जल्द ही सत्य गति क्षेत्र तक नहीं पहुंची तो मुझे अपनी यात्रा पर जाते हुए शांति नहीं मिलेगी। मुझे बाद में उससे मिलना चाहिए। कश्यप एक हल्की चाल के साथ चला और जल्द ही योग्यता हॉल में पहुंचा। अभी भी जल्दी था, इसलिए हॉल काफी खाली था। वह अंदर गया और सीधे उन अधिकारी के पास गया जो अभ्यास संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार थे। अधिकारी हरीश, मैं 3 महीने के लिए सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब में प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। क्या कोई जगह उपलब्ध है? झेंडियान महाद्वीप में शीर्ष अभ्यास अकादमियों में से एक के रूप में जिज्ञासा अकादमी में न केवल एक उत्कृष्ट संकाय था, बल्कि शीर्ष स्तरीय अभ्यास मैदान भी थे। जब अधिकारी हरीश ने सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब सुना तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि कश्यप देहताप अकादमी से था। आखिरकार वे ही थे जो नियमित रूप से ऐसी जगह का उपयोग करते थे। अन्य अकादमियों को शायद ही इसकी आवश्यकता होती थी। क्या तुम आंतरिक अकादमी से हो या बाहरी अकादमी से? और तुम्हें कितना बड़ा तालाब चाहिए? जिज्ञासा अकादमी में विभिन्न प्रभागों के छात्रों को अलग अलग उपचार मिलता था। मैं एक बाहरी अकादमी का शिष्य हूँ। मुझे एक 10 फुट का तालाब चाहिए, कश्यप ने कहा। 10 फुट का तालाब, ये प्रतिदिन 10 योग्यता बिंदु है। 3 महीने 900 योग्यता बिंदु होंगे। अपना शिष्य टोकन दो, मैं जांच करूंगा कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त योग्यता है। अधिकारी हरीश ने एक आधिकारिक व्यावसायिक लहजे में बात की। बाहरी अकादमी के शिष्य मिशन स्वीकार कर सकते थे और अभ्यास संसाधनों का उपयोग करने के लिए मासिक योग्यता बिंदु कमाते थे। हालांकि कश्यप का अधिकांश पैसा पहले ले लिया गया था, उसके पास अभी भी उसके योग्यता बिंदु थे। उसने अपना पहचान टोकन मेज पर रखा। जिस क्षण अधिकारी हरीश ने उस पर नाम देखा, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने लंबे, ऊर्जावान युवक को अविश्वास में घूरा। तुम सच में कश्यप हो? उसकी याद में कश्यप एक बिगड़ा हुआ सुस्त व्यक्ति था। जब भी वह योग्यता हॉल में आता था तो वह हमेशा योग्यता बिंदु बेचने या व्यापार करने के लिए आता था। और अब वह अभ्यास करना चाहता था, वह भी सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब में। कौन विश्वास करेगा कि कश्यप जानता था कि उसकी उपस्थिति में भारी बदलाव आया था। ये केवल अजनबियों ही नहीं, पुराने परिचितों को भी उसे पहचानने में मुश्किल हो सकती थी। वह मुस्कुराया और कहा, अधिकारी हरीश, क्या आपको लगता है कि कोई मेरी नकल करने की हिम्मत करेगा? ये ठीक था। अधिकारी हरीश को अचानक यह महसूस हुआ। हाँ, वह लहजा, वह अहंकार, वह शास्त्रीय कश्यप था।
पहले वह इतना विनम्र था कि अधिकारी हरीश को लगा कि वह गलत व्यक्ति था। कश्यप शिष्य, तुम अब ऐसे क्यों दिख रहे हो? मेरे काम से तुम्हें क्या मतलब? बस अनुरोध को संसाधित करो। कश्यप अच्छी तरह से जानता था इन लोगों के साथ विनम्र रहने से कोई फायदा नहीं होता। केवल जब वह ढीठ और अहंकारी था तभी वे उसे गंभीरता से लेते थे। बेशक बेशक, अगली सुबह जल्दी। हालांकि अधिकारी हरीश ने रसायन अकादमी में कश्यप के हाल के बदलावों के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन वह चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहते थे। आखिरकार अगर अग्निदेव को इस जूनियर की याद आ गई और उन्होंने उसे अपनी छत्रछाया में वापस लाने का फैसला किया तो अधिकारी हरीश बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जल्द ही उन्होंने कश्यप को एक टोकन सौंपा। जूनियर भाई कश्यप, ये तुम्हारा ठंडे तालाब का टोकन है। अवधि 3 महीने। मिल गया। कश्यप ने टोकन लिया और बिना देरी किए चला गया। उसने रास्ते में कुछ व्रत की गोलियां लीं और सीधे सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब की ओर चला गया। जिज्ञासा अकादमी का सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब एक प्रथम श्रेणी की हिमशिरा के ऊपर बनाया गया था। पूरा पहाड़ साल भर ठंडी ऊर्जा को विकीर्ण करता था। ठंडे तालाब के अलावा इस क्षेत्र में कई बर्फ के कक्ष और अन्य स्थल भी शामिल थे जो बर्फ और यिंग गुणों में प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थे। कश्यप ने अपने टोकन को देखा। उसका आवंटित तालाब नंबर 99 था। ये छोटे आकार के तालाब खुले में थे जिनके चारों ओर कोई मंडप या दीवारें नहीं थीं। बस एक साधारण बांस की बाढ़ ने जगह को घेर रखा था, इसलिए कोई भी पास में साफ साफ देख सकता था कि कौन अभ्यास कर रहा था। सौभाग्य से उसे अब प्रशिक्षण के दौरान अपने कपड़े उतारने की जरूरत नहीं थी। एक साधारण हरे रंग के वस्त्र में अभ्यास करना भी उतना ही अच्छा काम करता था। जब वह पहुंचा तो केवल 2 अन्य देहतप साधक पास के 10 फुट के ठंडे तालाबों में प्रशिक्षण ले रहे थे। उसने उनका अभिवादन नहीं किया। बिना हिचकिचाहट के वह अपने निर्दिष्ट तालाब में कदम रखा। जिस क्षण वह अंदर गया, एक हड्डी छेदी ठंडक उसके माध्यम से उमड़ गई। अगर उसके पास पहले से अग्नि लकड़ी परिष्करण नहीं होता तो 9 घंटे रहना तो दूर, वह 2 भी नहीं टिक पाता। लेकिन अब अपने अनुभव के साथ उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचारित करने के लिए सक्रिय किया और अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए ठंड का उपयोग किया। समय उड़ गया और 1 महीने का आधा पलक झपकते ही बीत गया। कश्यप की दिनचर्या पहले की तरह ही सख्त रही। जब वह विविध धर्म मार्ग अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा था उससे कोई अलग नहीं थी। हालांकि दूसरों की नजर में ये पूरी तरह से भयानक था। बस कुछ ही दिनों में देहतप अकादमी के बाहरी प्रभाग में एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या तुमने सुना? सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब में एक प्रशिक्षण का दीवाना है। इसमें क्या आश्चर्यजनक है? क्या हम सभी देहतप अकादमी में प्रशिक्षण के दीवाने नहीं हैं? लेकिन वह आदमी 15 सीधे दिनों से ठंडे तालाब में डूबा हुआ है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? पहले सभी ने सोचा कि वह दीवाना आंतरिक अकादमी का एक सीनियर होगा, लेकिन जल्द ही किसी ने ये स्पष्ट करने के लिए कदम रखा, ये राक्षस आंतरिक अकादमी के वस्त्र भी नहीं पहनता था। सभी ने सामूहिक रूप से हाँफ लिया। पिछली बाहरी अकादमी प्रतियोगिता को समाप्त हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था और कोई पहले से ही नारकीय अभ्यास में गोता लगा रहा था। अनेक शिष्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर घटना की एक झलक पाने के लिए हर सुबह ठंडे तालाब की ओर जाने लगे। 7 या 8 दिनों तक लगातार उन्होंने उसी गंजे आदमी को ठंडे तालाब में बैठे हुए पूरी तरह से स्थिर देखा। सबसे पागलपन वाला हिस्सा, हालांकि उसका शरीर सफेद पाले से ढका हुआ था, उसका भाव पूरी तरह से शांत रहा। कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं। एक राक्षस। वह आदमी बिल्कुल एक राक्षस था। पहले हमारे पास सीनियर भाई जयवंत था, अब हमारे पास एक नया ठंडा तालाब का जानवर है। जिज्ञासा अकादमी में खबर तेजी से फैली। ये देहतप अकादमी से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सभी 7 प्रमुख अकादमियों में फैल गया। केवल बाहरी शिष्य ही नहीं, अन्य अकादमियों के युवा अभिजात वर्ग भी इस नए ठंडे तालाब के राक्षस पर ध्यान देने लगे। अंततः अफवाहें अर्जुन और रोहित दोनों तक पहुंची। रोहित बस हंसा और इसे मनोरंजक गपशप के रूप में टाल दिया, लेकिन अर्जुन अपने जूनियर भाई के लिए गुप्त रूप से रोमांचित था। उसी दिन वह सम्मानपूर्वक रोहित के पास आया और कहा, गुरुजी, ये शिष्य प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से उतरने के लिए तैयार है। तुम पहाड़ से उतरने की योजना कब बना रहे हो? रोहित ने पूछा, अपने शिष्य के पहाड़ से नीचे जाने के पूरे समर्थन में। आखिरकार केवल जब उसके शिष्य अपना नाम कमाते थे तभी दूसरे उसे एक गुरु के रूप में खोजने आते थे। तभी रोहित को और अभ्यास मिल सकता था। अब से 7 दिन बाद अर्जुन ने समझाया, जूनियर बहन मीरा एकांतवास में चली गई है। उसके बाहर आने के बाद मैं उसे विदाई दूंगा, फिर महान दलिया में प्रशिक्षण के लिए एक मिशन लूंगा। अच्छा, ये ठीक वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, महिमा में वापस आओ।
तुम पहले से ही जिज्ञासा संस्थान की युवा पीढ़ी में नंबर 1 विलक्षण हो। वापस जाकर थोड़ा दिखावा करने का समय है। रोहित ने गंभीर बकवास की। अर्जुन भ्रमित दिखा। वह पहला हिस्सा समझ गया था, लेकिन आखिरी आधा ज्यादा नहीं। क्या गुरुजी उसे वापस जाकर शेखी बघारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे? आपका शिष्य गुरुजी के नाम को कभी भी अपमानित नहीं करेगा। मैं दुनिया को गुरुजी की महानता के बारे में बताऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। बस वहां रहते हुए एक बात याद रखना। रोहित का भाव गंभीर हो गया। स्थिरता के साथ कार्य करो। अगर तुम प्रहार नहीं करते तो ठीक है, लेकिन जब तुम करते हो तो तुम्हें हर विरोधी को हराना होगा। अन्यथा ये तुम्हारे तलवार हृदय को प्रभावित करेगा। वह मूल रूप से अगर तुम लड़ सकते हो तो लड़ो, अगर तुम नहीं लड़ सकते तो भागो कहना चाहता था, लेकिन अर्जुन अजेयता के पथ पर चल रहा था। उस तरह की मानसिकता उसके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। शिष्य गुरुजी की सलाह को याद रखेगा। रोहित मुस्कुराया। ठीक है, तो अपनी तैयारी करो। मैं ये पता लगाऊंगा कि दोपहर के भोजन के लिए क्या खाना है। अर्जुन को पता नहीं था कि इसका जवाब कैसे देना है। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आज पूरा जिज्ञासा संस्थान हलचल भरा था। शस्त्रागार के शिष्यों ने सुना था कि बाहरी आंगन की 3 सुंदरियों में से एक, मीरा, एकांतवास से बाहर आने और सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करने वाली थी। कई लोग उसकी अभ्यास कक्ष के बाहर इंतजार करने के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ तक कि देह तप संस्थान में भी हंगामा था। 1 महीना हो गया है। वह सीनियर भाई पूरे 1 महीने से ठंडे तालाब में प्रशिक्षण ले रहा है। वह केवल सीनियर भाई जयवंत से पीछे है, जिसने सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करने और अधिपति पवित्र शरीर को जगाने से पहले 49 दिनों तक ठंडे तालाब में प्रशिक्षण लिया था। मुझे आश्चर्य है कि इस सीनियर भाई की सीमा क्या है। चलो चलकर बड़े को यह अच्छी खबर रिपोर्ट करते हैं। ये निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। चलो साथ चलते हैं। देह तप संस्थान के बाहरी आंगन के बड़े को पहले ही खबर मिल चुकी थी। एक और प्रशिक्षण का दीवाना दिखाई दिया था। हर दिन वह अपने पसंदीदा शिष्यों को उसके लिए अपडेट इकट्ठा करने के लिए कहता था। आज भी कोई अलग नहीं था। वह उनके रिपोर्ट करने का इंतजार कर रहा था। बड़े नंदी, वह सीनियर भाई अभी भी ठंडे तालाब में अभ्यास कर रहा है। एक शिष्य दौड़ते हुए चिल्लाया। अच्छा, मेरा देह तप संस्थान एक और प्रतिभा को जन्म देने वाला है। बड़े नंदी की खुशी और बढ़ गई। वह खुद जाकर देखना चाहते थे कि यह शिष्य कौन था। क्या तुमने पता लगाया कि वह कौन है? दोनों शिष्यों ने सिर हिलाया। बड़े, हम नहीं जानते कि वह कौन है। हम बस इतना जानते हैं कि वह पूरी तरह से गंजा है, यहाँ तक कि भौहें भी नहीं हैं। बड़े नंदी के चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। उन्हें देह तप संस्थान में ऐसा कोई शिष्य याद नहीं था। क्या वह किसी और संस्थान से हो सकता है? लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया। आखिरकार केवल देह तप संस्थान ही ऐसे पागल लोगों को पैदा करता था। एक और शिष्य ने बात की। बड़े नंदी, शायद कोई ऐसा है जिसके बाल शरीर परिष्करण के दौरान गिर गए, इसलिए हम उसे नहीं पहचानते। तुम्हारी बात सही है। आज से उस पर नजर रखो। 49 दिनों के बाद हम जाकर देखेंगे कि यह बच्चा कौन है। बड़े नंदी की आंखें खुशी से छोटी हो गईं। अगर उस बच्चे ने एक पवित्र शरीर को जगाया तो उसे निश्चित रूप से आंतरिक आंगन से पुरस्कृत किया जाएगा। उसकी अपनी स्थिति को भी थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है। जी बड़े। शस्त्रागार में शिष्य चुपचाप मीरा के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी भीड़ में उत्साह का एक विस्फोट हुआ। सीनियर भाई अर्जुन यहाँ है। कहाँ? सीनियर भाई अर्जुन कहाँ है? हालांकि अर्जुन अब शस्त्रागार का शिष्य नहीं था। अपने दिव्य शरीर को जगाने के बाद वह लंबे समय से सभी बाहरी शिष्यों के लिए एक मूर्ति बन गया था। कई लोग यहाँ तक कि उसे खोजने के लिए गए थे, लेकिन सभी को सीनियर भाई अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया था। फिर भी किसी ने भी कोई शिकायत नहीं रखी। उन्होंने बस विश्वास किया कि उनकी ताकत उसके पीछे चलने के योग्य नहीं थी। जिस क्षण अर्जुन दिखाई दिया, भीड़ स्वाभाविक रूप से एक ज्वार की तरह अलग हो गई। उसने गुजरते हुए अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने एक शांत कोना ढूंढा और मीरा के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसी समय शस्त्रागार के ऊपर का आसमान बैंगनी बादलों में घिरा हुआ था। एक शगुन प्रकट हो रहा था। ये सीनियर बहन मीरा के एक पवित्र शरीर को जगाने की प्रस्तावना है। हमारा शस्त्रागार एक और पवित्र शरीर को जन्म देने वाला है। भीड़ ने भय से हाँफ लिया क्योंकि शस्त्रागार से बड़ों का एक समूह दौड़ता हुआ आया। शस्त्रागार के भीतर एक पवित्र शरीर का उभरना एक महत्वपूर्ण अवसर था। इससे पहले कि सभी बड़े लोग पहुंचे, दिव्य आत्मा संस्थान के बड़े लोग भी दिखाई दिए। उनके आने के साथ पूरा पार्षव संस्थान तनावपूर्ण हो गया।
बड़े लोग शिष्यों के सामने खुले तौर पर नहीं टकराए क्योंकि वे उच्च पद के व्यक्ति थे, लेकिन उनके द्वारा आदान प्रदान की गई नजरें चिंगारी और शत्रुता से भरी थीं। शस्त्रागार के बड़े लोग जल्दी से कक्ष के निकास के सामने पहरा देने लगे, दिव्य आत्मा संस्थान को शिष्य को छीनने से रोकने के लिए। दिव्य आत्मा संस्थान के बड़े बदले में आत्मसंतुष्ट उपहास भरे भाव पहने हुए थे। दिव्य धर्म संस्थान के ऊपर लापरवाह तलवार सम्राट ने तलवार सम्राट को एक आधा मुस्कान के साथ देखा और पूछा, क्या तुम मुझे रोकोगे? तलवार सम्राट ने जवाब दिया, हमारे शस्त्रागार ने पहले ही अर्जुन को खो दिया है। हम एक और शिष्य को पवित्र शरीर के साथ खोना नहीं झेल सकते। लापरवाह तलवार सम्राट ने कहा, ये तुम्हारे शस्त्रागार की गलती है। इसका हमारे दिव्य आत्मा संस्थान से क्या लेना देना है? तुम किसी शिष्य को चुनने से नहीं रोक सकते, है ना? इसके अलावा इस लड़की और मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। हम तलवार सम्राट ने ठंडी सांस ली। लापरवाह, तुम बेशर्म बूढ़े कमीने। हर पवित्र शरीर का भाग्य तुमसे जुड़ा हुआ है, क्या यही है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बस छोटी मीरा के बाहर आने तक इंतजार करो और उससे खुद पूछो। लापरवाह तलवार सम्राट ने आत्मविश्वास से कहा। वह तुम्हें जानती भी नहीं, तलवार सम्राट ने बड़बड़ाया। मेरा एक धर्म साथी था, उसका उपनाम मीरा था। लापरवाह तलवार सम्राट ने एक हंसमुख मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सुनकर तलवार सम्राट का चेहरा बदसूरत हो गया। तुम कामुक भूत, और तुम अभी भी इतनी लापरवाही से बात करने की हिम्मत करते हो? लापरवाह तलवार सम्राट ने कंधा उचकाया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तलवार तुम्हारी से ज्यादा सुंदर है। तलवार सम्राट को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। इस बूढ़े मूर्ख को सच में कोई शर्म नहीं थी। कई घंटे बीत गए। कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक युवा महिला एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण आभा का विकिरण करते हुए धीरे धीरे बाहर निकली। छात्रों ने उसे विस्मय में देखा, ये कहने में मदद नहीं कर पाए, सीनियर बहन मीरा ने किस तरह का पवित्र शरीर जगाया है? वह पहले से भी ज्यादा सुंदर क्यों दिख रही है? रहस्यमय यिन ज़ेड शरीर। मीरा ने दुर्लभ रहस्यमय यिन ज़ेड शरीर को जगाया है, एक पवित्र शरीर जो केवल 1000 सालों में एक बार देखा जाता है। हमारे शस्त्रागार ने एक और विलक्षण को जन्म दिया है। अर्जुन ने अपने चारों ओर जयकार सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। मीरा ने अर्जुन की नजर को महसूस किया, खुद की एक आकर्षक मुस्कान के साथ। मीरा, क्या तुम मेरी शिक्षा में आने को तैयार हो? तलवार सम्राट आसमान से उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, सीधे मीरा के सामने उतरे। हालांकि वह जानते थे कि यह लड़की शायद लापरवाह तलवार सम्राट की वंशज थी। अगर वह पहले कार्य कर सकते तो शायद वह इस रत्न पर खुद दावा कर सकते थे। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उस दिशा में एक नजर डाली जहां से अर्जुन अभी अभी गया था। उस सूक्ष्म गति से लापरवाह तलवार सम्राट की आंखें नहीं बचीं। ऊपर मंडराते हुए उसने नीचे देखा और कहा, मीरा, अगर तुम अर्जुन के कदमों को पकड़ना चाहती हो तो अपने पूर्वज के साथ आओ। उसके शब्दों ने सभी को दंग कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मीरा सच में लापरवाह तलवार सम्राट की वंशज होगी। सभी बाहरी शिष्यों ने ईर्ष्या से भरी आंखों से उसे देखा। केवल तलवार सम्राट ने अपने दांत कसकर भींचे, ये बेशर्म बूढ़ा। ये सुनकर मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फैसला लिया। मीरा पूर्वज का अनुसरण करने और सर्वोच्च कलाओं में अभ्यास करने के लिए तैयार है। अच्छा, लापरवाह तलवार सम्राट के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई दी। उन्हें उम्मीद थी कि मीरा एक पल के लिए हिचकिचा सकती है। शुक्र है, अर्जुन की उपस्थिति ने उसकी बहुत मदद की थी। हालांकि तलवार सम्राट अनिच्छुक थे, उन्हें अभी भी अपनी छवि बनाए रखनी थी। उन्होंने अपने हाथों को थोड़ा जोड़कर कहा, बधाई हो धर्म भाई, आपकी वंशज से फिर से मिलने पर। स्वाभाविक रूप से वह कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि मीरा ने दूसरा पक्ष इसलिए चुना क्योंकि लापरवाह तलवार सम्राट ज्यादा मजबूत था। लापरवाह तलवार सम्राट मुस्कुराया। तलवार धर्म भाई, इन सभी वर्षों के मार्गदर्शन के लिए शस्त्रागार का धन्यवाद। आपके कारण मेरी इस वंशज ने अपने पवित्र शरीर को जगाया है। इसके साथ ही मीरा, मुझे याद है कि बाहरी आंगन की प्रतियोगिता के दौरान तुम्हारा अभ्यास केवल देर से धर्म आधार स्तर पर था। पिछले आधे साल में तुम्हारी ताकत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है? ये सुनकर तलवार सम्राट को अचानक किसी को मुक्का मारने की इच्छा हुई। लापरवाह बूढ़ा कमीना, तुमने न केवल मेरे शिष्य को चुराया, तुम सार्वजनिक रूप से इसके बारे में शेखी भी बघार रहे हो। क्या तुम मुझे पूरी तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? मीरा ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, सच कहूं तो बाहरी आंगन की प्रतियोगिता के बाद मैंने सीनियर भाई अर्जुन के साथ बाहर प्रशिक्षण लिया और एक महान अवसर का सामना किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे एक बार प्रमुख रोहित से मार्गदर्शन मिला।
उनके निर्देश के कारण मैंने 90% तलवार भावना में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तभी मैं सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश कर पाए, और ऐसा करते हुए मैंने अपनी अनूठी तलवार भावना को भी समझा। उसके शब्दों पर पूरी जगह शांत हो गई। यहाँ तक कि लापरवाह तलवार सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि मीरा की प्रगति विविध धर्म मार्ग अकादमी से जुड़ी होगी। और जिस तरह से लड़की ने बात की, ऐसा लगा कि रोहित ने उसकी काफी मदद की थी। तलवार सम्राट का भाव और भी गहरा हो गया। उसे उम्मीद थी कि मीरा ऐसा कुछ कहेगी कि उसे शस्त्रागार के किसी व्यक्ति ने ज्ञान दिया था। इस तरह वह कम से कम अपनी इज्जत बचा सकता था। लेकिन इसके बजाय लड़की ने उस इंसान रोहित की प्रशंसा की। क्या ये वही नहीं था जो कह रहा था कि शस्त्रागार में उसके सभी वर्षों का अभ्यास रोहित के कुछ शब्दों से तुलना नहीं कर सकता था? ओह, लापरवाह तलवार सम्राट उत्सुक दिखे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रोहित में ऐसी क्षमता होगी। मीरा ने ईमानदारी से सिर हिलाया। रोहित चाचा सच में अद्भुत हैं। उनसे मार्गदर्शन के कुछ ही शब्दों ने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया। उस मामले में लापरवाह तलवार सम्राट और भी चौड़ा मुस्कुराए। हमें सच में उस रोहित बच्चे का ठीक से धन्यवाद करने जाना चाहिए। वह जितना ज्यादा बोलते गए उतना ही खुश होते गए। चाहे ये सच था या नहीं, उन्हें परवाह नहीं थी। महत्वपूर्ण ये था कि तलवार सम्राट के पास जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। धन्यवाद पूर्वज, मीरा ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आओ चलें। लापरवाह तलवार सम्राट मीरा को ले गए और सीधे चले गए। जाने से पहले मीरा ने गुप्त रूप से अर्जुन की ओर एक हाथ का संकेत किया, एक निजी इशारा जो केवल उन दोनों के बीच साझा किया जाता था। अर्जुन इसे देखकर चुपचाप मुड़ गया और बिना रुके चला गया। शस्त्रागार के शिष्य जो कुछ हुआ था उससे पूरी तरह से सदमे में रह गए। कुछ लोग आश्चर्य में फुसफुसाए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रमुख रोहित इतने शक्तिशाली होंगे। हाँ, एक अर्जुन तो किस्मत हो सकती है, लेकिन सीनियर बहन मीरा के साथ भी ये निश्चित रूप से अब सिर्फ किस्मत नहीं है। शायद हमें विविध धर्म मार्ग अकादमी का दौरा करना चाहिए और कुछ किताबें देखनी चाहिए। कौन जानता है, शायद हमें भी प्रमुख रोहित से थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए। हर शब्द तलवार सम्राट द्वारा साफ साफ सुना गया। हर वाक्य उसके दिल में एक ब्लेड की तरह महसूस हुआ, जिससे उसे घुटन महसूस हुई। रोहित, तुम कमीने, तुम मेरे शस्त्रागार की बहुत नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। जिस क्षण शब्द उसके मुंह से निकले, आसपास का माहौल एक अजीब चुप्पी में गिर गया। शस्त्रागार का एक बड़ा उसे सांत्वना देने की कोशिश की। प्रमुख, इसे दिल पर मत लो। रोहित बस भाग्यशाली था। बिल्कुल, चाहे वह उन शिष्यों को स्वीकार करता है या केवल सलाह देता है, उन सभी में अविश्वसनीय प्रतिभा थी। उसके बिना भी वे खुद ही चमकते। ये सही है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह कश्यप जैसे किसी को भी एक पवित्र शरीर में बदल सकता है। ... विविध धर्म मार्ग अकादमी के अंदर रोहित ने एक के बाद एक कई बार चीख ली। आसमान में ऊंचे लटके सूरज को देखते हुए उसने बुदबुदाया, मौसम भी ठंडा नहीं है। मुझे अचानक सर्दी क्यों लग गई? हाल ही में बहुत कम व्यायाम से होना चाहिए। मैं जाकर कुछ ताई ची का अभ्यास करूंगा। शस्त्रागार में हो रही उथल पुथल से पूरी तरह अनजान रोहित आंगन में आराम से ताई ची का अभ्यास करने लगा। शस्त्रागार के एक और पवित्र शरीर को जन्म देने की खबर जल्द ही जिज्ञासा अकादमी के विभिन्न संस्थानों में फैल गई। मूल रूप से ये केवल शस्त्रागार और दिव्य आत्मा संस्थान के बीच एक टकराव माना जाता था, लेकिन मीरा के शब्दों के बाहर आने के बाद कई लोग उत्सुक होने लगे। विविध धर्म मार्ग अकादमी के रोहित में किस तरह का आकर्षण था? अधिकारी गणेश, क्या आप सच में मानते हैं कि वह रोहित बच्चा सिर्फ एक इंसान है? अधिकारी के निजी आंगन में एक बड़े ने उत्सुकता से पूछा। अधिकारी गणेश मुस्कुराए, पुराने सोम, मैं तुम्हें बताता हूँ, वह बस अपनी ताकत छिपा रहा है। जिज्ञासा अकादमी में प्रमुख संस्थानों के प्रमुखों और आप बड़ों को छोड़कर कोई भी सच में उसे संभाल नहीं सकता। विविध धर्म मार्ग अकादमी के प्रमुख के रूप में उसकी स्थिति अच्छी तरह से योग्य है। बड़े सोम का भाव थोड़ा बदल गया। अधिकारी गणेश, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? जब रोहित पहली बार जिज्ञासा अकादमी में शामिल हुआ तो उसके पास कोई अभ्यास भी नहीं था। वह कुछ ही वर्षों में संस्थान प्रमुखों से ठीक नीचे की स्थिति तक कैसे पहुंच सकता था? अधिकारी गणेश ने अपनी चाय पी। यह मत भूलो, विविध धर्म मार्ग अकादमी की अपनी एक गहरी नींव है। उस लड़के को वह विरासत में मिली है। उसकी वर्तमान सफलता आश्चर्यजनक नहीं है। ये सुनकर बड़े सोम ने सिर हिलाया। जहां तक रोहित कितना मजबूत था या उसे उसकी कलाएं कहां से मिली, उन्हें सच में परवाह नहीं थी। आखिरकार रोहित जिज्ञासा अकादमी का हिस्सा था और वह विनम्र और शांत होकर व्यवहार करता था। बड़े सोम को ऐसे लोग पसंद थे। जबकि सभी संस्थान मीरा के पवित्र शरीर के बारे में शोर मचा रहे थे,
मीरा और अर्जुन ने पहले ही प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से उतरने के लिए एक मिशन स्वीकार कर लिया था। एक बाहरी मामलों के अधिकारी के साथ महान दलिया तक एक शिष्य भर्ती मिशन के लिए गए। बेशक 9 प्रमुख संस्थानों में देह तप संस्थान ने मीरा की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें सभी उस शिष्य पर थीं जो ठंडे तालाब में अभ्यास कर रहा था। बड़े नंदी 49 दिन हो गए। देह तप संस्थान का एक शिष्य अविश्वसनीय खबर देने के लिए पूरी गति से वापस दौड़ा। चलो मेरे पीछे आओ, हम उस शिष्य का स्वागत करने जाएंगे जब वह एकांतवास से बाहर आएगा। बड़े नंदी एक उत्साहित भाव के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कुछ ही कदम उठाए थे कि वह अचानक रुक गए और शिष्य की ओर मुड़े। मेरा आदेश टोकन लो और आंतरिक अकादमी के बड़े जयंत को सूचित करने जाओ। उसे बताओ कि क्या हो रहा है। समझ गया। शिष्य बड़े नंदी के लिए प्रशंसा से भरा था। इस तरह के समय में भी वह श्रेय चुराने के बारे में नहीं सोच रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बाहरी प्रभाग का प्रबंधन सौंपा गया था। शिष्य की पीठ को देखते हुए वह दौड़ रहा था। बड़े नंदी ने खुद से सोचा, मेरे अच्छे दिन आखिरकार शुरू होने वाले हैं। जिज्ञासा अकादमी, सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब। देह तप संस्थान के बड़े नंदी और बड़े जयंत दूरी पर खड़े थे, चुपचाप बर्फीले पानी के भीतर अभ्यास कर रहे गंजे युवक को देख रहे थे। ठंडे तालाब की बर्फीली गहराई के अंदर कश्यप अपने शरीर को तपाने के लिए ठंडी ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रहा था। कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद वह पहले ही शरीर के परिष्करण के लिए ठंडे तालाब का उपयोग करने का आदी हो चुका था। उसने पहला चरण त्वचा को तपाना पूरा कर लिया था और अब अपने मांस, रक्त और नाड़ियों को गढ़ रहा था। अगला उसकी हड्डियां और आंतरिक अंग होंगे। दशकों या यहां तक कि एक सदी से ज्यादा के देह तप साधक के रूप में बड़े नंदी और बड़े जयंत दोनों कश्यप के अभ्यास की विधि को साफ साफ देख सकते थे। वे जितना ज्यादा देखते उतना ही हिल जाते। बड़े नंदी बुदबुदाए बिना नहीं रह सके, सीनियर भाई, क्या वह युवक सच में एक बाहरी संस्थान का शिष्य है? बड़े जयंत ने जवाब दिया, अगर उसके वस्त्र नहीं होते तो मैं भी विश्वास नहीं करता। एक बाहरी शिष्य जिसके पास ऐसी अभ्यास विधियां हैं और इतना साहसी। तुमने कहा कि वह 49 दिनों से ठंडे तालाब में अभ्यास कर रहा है। मैंने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं करता हूँ। देखो, हालांकि उसका पूरा शरीर बर्फ में ढका हुआ है, यह उसे अब जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बड़े नंदी बुदबुदाए, क्या आपको लगता है कि यह बच्चा जयवंत के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? ऐसा नहीं लगता कि वह रुकने की योजना बना रहा है। बड़े जयंत ने सिर हिलाया। ये संभव है। अगर मुझे दिव्य आत्मा संस्थान के ध्यान में आने का डर नहीं होता तो मैंने पहले ही पता लगा लिया होता कि उसने कितने दिनों के लिए ठंडे तालाब को आरक्षित किया था। दिव्य आत्मा संस्थान का जिक्र होने पर बड़े नंदी का भाव गहरा हो गया। मुझे नहीं पता कि अधिकारी क्या सोच रहे हैं। दिव्य आत्मा संस्थान को अपनी पसंद के अनुसार प्रतिभा चुनने को मिलता है और हम अवशेषों को चुनने के लिए रह जाते हैं। बड़े जयंत ने जवाब दिया, ये सब जिज्ञासा अकादमी की खातिर है। केवल पर्याप्त अतुलनीय प्रतिभाओं के साथ ही हमारी अकादमी और अधिक शिष्यों को आकर्षित कर सकती है। बड़े नंदी ने और कुछ नहीं कहा। हर कोई तर्क जानता था, लेकिन क्या वे इसे भावनात्मक रूप से स्वीकार कर सकते थे, यह एक और मामला था। जूनियर भाई नंदी, हमें यहाँ बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। चलो इसके बजाय हर दिन एक शिष्य को जांच करने के लिए सौंपते हैं। सहमत। दोनों बड़े जानते थे कि अगर वे यहाँ बहुत देर तक रहते हैं तो ये ध्यान आकर्षित करेगा। मामला सुलझने के बाद वे चुपचाप चले गए। लेकिन जबकि देह तप संस्थान ने चीजों को शांत रखने की कोशिश की, दूसरों को इतनी सावधानी नहीं थी। योग्यता हॉल में अधिकारी हरीश ने मूल रूप से सोचा था कि उस निकम्मे कश्यप के लिए ठंडे तालाब में 3 महीने तक जीवित रहना संभव नहीं था। वह उसके वापस आने और धनवापसी के बारे में हंगामा करने का इंतजार कर रहा था। फिर भी अब 49 दिन बीत चुके थे और कश्यप बिल्कुल भी नहीं आया था। इससे अधिकारी हरीश चकित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों में से एक को बुलाया। छोटे महेश, जाओ ठंडे तालाब #99 की जांच करो और देखो कि वहां कोई है या नहीं। जी अधिकारी। हालांकि छोटे महेश को काम का उद्देश्य समझ नहीं आया, उसने फिर भी आज्ञा का पालन किया। तालाब #99 पर पहुंचने पर उसने किसी को पूरी तरह से अंदर जमा हुआ देखा। उसने साधक को परेशान नहीं किया और जल्दी से वापस आकर रिपोर्ट किया। क्या? अधिकारी हरीश जगह पर जम गए। तुम निश्चित हो कि कोई अंदर है? मैंने साफ साफ देखा अधिकारी। वह सीनियर भाई पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था। वह लंबे समय से अभ्यास कर रहा होगा। सिस। अधिकारी हरीश ने एक ठंडी सांस ली और दिनों की गणना करने लगा। कुछ ही पलों बाद उसके चेहरे पर सदमे और खुशी का भाव खिल गया। ये वही है। इस बार मैंने जैकपॉट मारा है। छोटे महेश, ये बस एक देह तप साधक है, इसका अधिकारी हरीश से क्या लेना देना है?
अधिकारी हरीश ने इस जानकारी से लाभ को अधिकतम करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। अंत में उसने रसायन संस्थान, दिव्य आत्मा संस्थान और देह तप संस्थान के आंतरिक शिष्यों को पे के लिए आमंत्रित करके चुपचाप खबर लीक करने का फैसला किया। उस शाम अपने नेटवर्क का लाभ उठाते हुए उसने 3 संस्थानों के शिष्यों को एक पे के लिए ज्ञाननगर में आमंत्रित किया। एक बार जब शराब बह रही थी, दिव्य आत्मा संस्थान के जयंत ने पूछा, सीनियर भाई हरीश, आज रात अचानक इतनी उदारता क्यों? शराब भरी आंखों से अधिकारी हरीश ने अपना कप नीचे रखा। मेरे पास आप तीनों को देने के लिए एक खजाना है, बस यकीन नहीं है कि क्या आप इसे चाहते हैं। योग्यता हॉल सीधे 9 महान संस्थानों से संबंधित नहीं था, यह आमतौर पर बाहरी मामलों हॉल द्वारा देखरेख किया जाता था। अधिकारी सच्चे शिष्यों के बराबर थे और हरीश ने योग्यता हॉल में वर्षों तक काम किया था, जिसके पास जानकारी तक उत्कृष्ट पहुंच थी। तीनों शिष्य तुरंत चौकन्ने हो गए। जयंत ने कहा, कृपया बोलें सीनियर भाई, अगर यह एक योग्य सौदा है तो हम खुशी से आपको इनाम का 1/3 देंगे। अन्य 2 सहमत हुए, ये सही है, हम स्रोत को बिल्कुल भी लीक नहीं करेंगे। नहीं, हरीश ने कहा, आंखें अचानक तेज हो गईं। इस खजाने के लिए तुम्हें इसे लीक करने की आवश्यकता है। एक बार जब तुम खबर फैला देते हो तो इनाम स्वाभाविक रूप से आएगा। जयंत ने उत्सुकता से पूछा, ये किस बारे में है? हरीश ने जवाब दिया, तुम सभी ने जयवंत के रिकॉर्ड के बारे में सुना है, सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब में 49 दिनों का अभ्यास, है ना? मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, एक बाहरी संस्थान के शिष्य ने अभी अभी उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। उन शब्दों पर तीनों आदमी तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके चेहरे सदमे, संदेह और खुशी से भर गए। कृपया विस्तार से समझाएं सीनियर भाई। हरीश बस मुस्कुराया। अगले दिन देह तप संस्थान के अपने शिष्यों के अलावा कुछ अपरिचित चेहरे सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब के आसपास दिखाई देने लगे। ये खबर कि एक बाहरी शिष्य ने जयवंत के रिकॉर्ड को तोड़ा था, दिव्य आत्मा और रसायन दोनों संस्थानों के उच्च अधिकारियों तक पहुंची। उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया। पहले रसायन संस्थान विशेष रूप से रुचि नहीं रखता था, जब तक कि उन्हें पता नहीं चला कि साधक कोई और नहीं बल्कि कश्यप था। कश्यप वंश के बड़े ने तुरंत रुचि ली। चुपचाप सभी ने समय का ट्रैक रखना शुरू कर दिया। 50 दिन, 51 दिन, 52 दिन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कश्यप के प्रशिक्षण को देख रहे शिष्यों ने उसकी दिनचर्या का पता लगा लिया। वह हर दिन 9 घंटे अभ्यास करता था और 3 घंटे आराम करता था। जब बड़ों ने ये सुना तो उन्हें यह अजीब नहीं लगा। यहाँ तक कि जयवंत भी उस समय लगातार तालाब में नहीं रहा था। जल्द ही कश्यप ने सहस्रवर्षीय ठंडे तालाब के भीतर अपने 81 दिनों का अभ्यास पूरा कर लिया। उस दिन उसने अपने सत्र को 3 अतिरिक्त घंटों तक बढ़ाया। भोर में उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे उसे ढकने वाली बर्फ टूट गई। उसने अपने कपड़ों को सुखाने और शांति से अभ्यास मैदान से बाहर निकलने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। वह अपने गुरुजी को रिपोर्ट करने के लिए विविध धर्म मार्ग अकादमी में वापस नहीं दौड़ा। अपने गुरुजी की दैनिक दिनचर्या के आधार पर वह शायद अभी भी सो रहे थे। जो लोग दूरी से देख रहे थे वे तुरंत अपने संबंधित बड़ों को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही कश्यप ठंडे तालाब की चोटी से उतरा, उसके सामने कई आकृतियां उतरीं। उन्होंने उससे विकिरण कर रही शक्तिशाली सत्य गति क्षेत्र की आभा और उसके मजबूत परिष्कृत शरीर को देखा। उनकी आंखें रुचि से चमक रही थीं। विशेष रूप से देह तप संस्थान के 2 आंतरिक बड़ों ने तुरंत देखा कि इस युवक ने शरीर परिष्करण के कई चक्रों से गुजरा था। बाहरी प्रभाग में ऐसा शिष्य अत्यधिक दुर्लभ था। कश्यप ने समूह को देखा और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ये शिष्य बड़ों का अभिवादन करता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? बड़े जयंत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि कश्यप जवाब दे पाता, कश्यप नाम के रसायन संस्थान के बड़े ने कदम रखा। बड़े जयंत, पूछने की जरूरत नहीं है, कश्यप वंश का सदस्य है। बड़े जयंत रुक गए। रसायन संस्थान में देह तप साधक कब से बनने लगे? दिव्य आत्मा संस्थान के बड़े गौरव ने बहस को देखते हुए बीच में टोकते हुए कहा, कश्यप, क्या तुम मेरे शिक्षा में शामिल होने के इच्छुक हो? मैं एक अपवाद बनाने और तुम्हें अपना शिष्य बनाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संसाधन प्रदान करूंगा। बेशर्म, बड़े जयंत और बड़े कश्यप एक साथ चिल्लाए। बड़े गौरव ने दोनों को नजरअंदाज कर दिया और कश्यप से बात करते रहे। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं दिव्य आत्मा संस्थान का एक बड़ा हूँ, हमारे रैंकों में एकमात्र देहतप साधक बड़ा भी हूँ। जैसे ही ये शब्द गिरे, बड़े जयंत और बड़े कश्यप ने लगभग नियंत्रण खो दिया और मौके पर ही मुँह मारे। लेकिन कश्यप बेवकूफ नहीं था। वास्तव में उसने इस तरह का दृश्य पहले भी देखा था अपने सीनियर भाई के साथ।
केवल अंतर ये था कि जब सीनियर भाई अर्जुन की बात आती थी तो ये प्रमुख संस्थानों के प्रमुख थे जो उसके लिए लड़ रहे थे। अब उसके लिए ये 3 आंतरिक बड़े थे। फिर भी बुरा नहीं था, वह सीनियर भाई के स्तर के करीब आ रहा था। बड़े गौरव का सामना करते हुए उसने सम्मानपूर्वक कहा, आपकी दयालु इरादों के लिए धन्यवाद बड़े गौरव, बड़े जयंत और तीसरे चाचा। लेकिन इस शिष्य का पहले से ही एक गुरु है और मेरे पास संस्थान बदलने की कोई योजना नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों बड़े लोग दंग रह गए। बड़े कश्यप का चेहरा काला पड़ गया। कश्यप, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम विविध धर्म मार्ग संस्थान में क्या सीख सकते हो? हाँ, अर्जुन वहां से आया था, लेकिन वह मूल रूप से शस्त्रागार का एक विलक्षण था। तुम हमारे रसायन संस्थान में वापस क्यों नहीं आते? अगर तुम्हें शरीर परिष्करण की गोलियों की जरूरत है तो तुम्हारे तीसरे चाचा उन्हें तुम्हारे लिए परिष्कृत करेंगे। अन्य 2 बड़े भी ठीक हो गए। हालांकि वे बड़े कश्यप के साथ नहीं थे, उनका रुख एक ही था। बड़े जयंत ने कहा, बिल्कुल। हालांकि तुमने 2 शरीर परिष्करण किए हैं, विविध धर्म मार्ग संस्थान के पास आगे की अभ्यास विधियां नहीं हैं। वहां रहना केवल तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करेगा। बड़े गौरव ने सिर हिलाया। कश्यप, ये बड़ा ईमानदारी से उम्मीद करता है कि तुम पुनर्विचार करो। कश्यप मुस्कुराया, पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है। जो सीनियर भाई ने किया है, मैं, कश्यप, भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे अपने गुरुजी से जो विरासत मिली है वह सीनियर भाई की तुलना में किसी भी तरह से कम नहीं है। मैं आप सभी को विदा करता हूँ। इसके साथ कश्यप शांति से तीनों बड़ों के पास चला गया। पीछे चकित दर्शकों की भीड़ छोड़ गया। जिज्ञासा अकादमी ने वर्षों में अपनी उचित मात्रा में बढ़ती प्रतिभाएं देखी थीं। लेकिन कश्यप जैसा कोई एक सार्वजनिक रूप से तिरस्कृत, अहंकारी धनी बच्चा 1 साल से भी कम समय में 3 आंतरिक आंगन के बड़ों द्वारा लड़ा गया, ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। और सबसे पागलपन वाला हिस्सा, उसने सच में उन्हें मना कर दिया। उन तीनों में से एक दिव्य आत्मा संस्थान का बड़ा भी था। ये दृश्य जिज्ञासा अकादमी के पूरे हिस्से में तेजी से फैल गया। यहाँ तक कि विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों को भी खबर मिली। जब रसायन संस्थान के गोली अग्नि सम्राट ने अपने भतीजे से रिपोर्ट सुनी तो वह हंसे। अच्छा, उस लड़के कश्यप ने मुझे निराश नहीं किया। लगता है कि मैंने उस समय सही फैसला लिया था, उस रोहित बच्चे को संसाधन देने का वादा करके। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। बड़े कश्यप ने चकित होकर घूरा। दादा चाचा, आप उसकी मदद कर रहे थे। थप। गोली अग्नि सम्राट ने उसके सिर पर हल्के से थप्पड़ मारा। तुम्हारा दुश्मन की मदद करने का क्या मतलब है? कश्यप का विविध धर्म मार्ग संस्थान में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि वह कश्यप वंश का हिस्सा नहीं है। जब वह एक दिन एक उपाधिधारी कुलीन बन जाएगा तो क्या वह पूर्वजों का सम्मान करने के लिए अभी भी हमारे वंश में वापस नहीं आएगा? उस अलंकारिक दोहरी चोट ने बड़े कश्यप को पूरी तरह से दंग कर दिया। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्यप अभी भी कश्यप वंश का सदस्य है और मैं अभी भी उसका तीसरा चाचा हूँ। तो अंत में हमने एक आंतरिक शिष्य को नहीं खोया, हमने एक भविष्य का कुलीन प्राप्त किया। तुम पूरी तरह से दिमागहीन नहीं हो, गोली अग्नि सम्राट ने कहा। अब से कश्यप जो कुछ भी मांगे उसे बिना किसी हिचकिचाहट के दो। बेशक, बड़े कश्यप ने जोड़ा, वह जिन संसाधनों का उपयोग कर रहा था उनका क्या? गोली अग्नि सम्राट ने जवाब दिया, अगर वह उन्हें चाहता है तो उन्हें दो। हालांकि सच कहूं तो एक भविष्य का अतुलनीय प्रतिभा शायद इस तरह की चीजों की परवाह भी नहीं करेगा। शस्त्रागार में तलवार सम्राट खबर सुनकर दंग रह गए। उन्होंने बुदबुदाया फिर से, रोहित, मैंने उस बच्चे को उस समय सच में कम आंका था। उसके बगल में एक बड़े ने सांत्वना दी, प्रमुख, ये वास्तव में एक अच्छी बात है। ठीक से समझाओ। तलवार सम्राट का चेहरा कठोर था, ऐसा कि चिल्ला रहा था, अगर तुम मुझे एक अच्छा स्पष्टीकरण नहीं देते हो तो देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करता हूँ। बड़े ने कहा, प्रमुख, क्या आप भूल गए हैं? कश्यप वंश से है और वह एक देहतप साधक है। अगर वह सत्य गति क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे भर्ती करने के लिए कम से कम 3 गुट होंगे। अगर वह उन सभी को फिर से मना कर देता है तो जिज्ञासा अकादमी में आधे से ज्यादा गुट विविध धर्म मार्ग संस्थान से नाराज हो जाएंगे। वह रोहित बच्चा स्वर्ग में चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल पाएगा अगर वह एक और शिष्य को भर्ती करना चाहता है। सही बात है, लेकिन मैं बस उस बच्चे को हर जगह दिखावा करते हुए नहीं देख सकता। तलवार सम्राट का भाव मुड़ गया क्योंकि उसे वह दिन याद आया जब रोहित ने उससे पलटकर बात की थी। दिव्य आत्मा संस्थान में बड़े इंद्र खबर सुनकर तुरंत बड़े गौरव को खोजने गए। भाई गौरव, क्या तुम अभी भी कश्यप को अपना शिष्य बनाना चाहते हो? बेशक मैं चाहता हूँ।
लेकिन उस लड़के में कुछ कमी है, उसने सच में खुद की तुलना अर्जुन से की। मैं उसके साथ क्या करूं? बड़े गौरव की निराशा स्पष्ट थी। आखिरकार दिव्य आत्मा संस्थान जिज्ञासा अकादमी का सुनहरा नामपद था। अतीत में जब भी वे किसी शिष्य को एक प्रस्ताव देते थे, उसे कभी मना नहीं किया जाता था, लेकिन अब उसे सीधे तौर पर मना कर दिया गया था। बड़े इंद्र हंसे। अगर विविध धर्म मार्ग संस्थान मौजूद नहीं होता तो क्या तुम कश्यप को खुले तौर पर और सही ढंग से अपना नहीं ले पाते? बड़े गौरव एक पल के लिए जम गए, फिर उन्हें एहसास हुआ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे छोटे शिष्य की मदद करूं? बिल्कुल, यह एक जीत जीत की स्थिति है। मुझे यकीन है कि भाई गौरव मना नहीं करेंगे। बड़े इंद्र आत्मविश्वास से मुस्कुराए। बड़े गौरव ने एक भान उठाए। अपनी शर्तें बताओ। बड़े इंद्र ने कहा, संसाधन प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने शीर्ष छात्रों में से एक को रूही के साथ युद्ध अभ्यास कराओ। बहुत अच्छा, मैं स्वीकार करता हूँ। विविध धर्म मार्ग संस्थान में वापस। रोहित ने अपने सामने के युवक की जांच की, संतुष्टि में सिर हिलाया। बुरा नहीं है। शरीर परिष्करण के इस चक्र को त्रुटिहीन कहा जा सकता है। कश्यप ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन गुरुजी, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही फिर से भरी हुई है। अगर मैं परिष्करण का एक और चक्र करता हूं, तो मैं अपनी प्रगति को दबाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। कोई चिंता नहीं, मैं हजारों तलवारें मूल में लौटें जानता हूं। रोहित इतना शांत दिखा जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कश्यप की आंखें चमक उठीं। गुरुजी, क्या हजारों तलवारें मूल में लौटें विविध धर्म मार्ग संस्थान की एक मूल तकनीक है? रोहित ने उसके कंधे पर थपथपाया। उस समय मेरे पास कोई अभ्यास नहीं था, इसलिए जब मैं तकनीकें बना रहा था तो मैंने उनका परीक्षण करने के लिए खुद उनका अभ्यास किया। पता चला मैंने भी उनमें महारत हासिल कर ली। उद्धरण अल्पविराम उद्धरण। कश्यप हतप्रभ होकर घूरता रहा। जैसा कि उम्मीद थी, गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर कोई मेरे गुरुजी को सिर्फ एक इंसान कहने की हिम्मत करता है तो मैं मौके पर ही उनसे लड़ूंगा। कृपया गुरुजी ऐसा करें। रोहित ने तुरंत उस तलवार तकनीक को उजागर किया जिसने ऊर्जा अवरोधों को लक्षित किया। एक ही सांस में कश्यप की सारी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को निकाल दिया। कुछ ही क्षणों बाद कश्यप डर में रोहित को घूर रहा था। वही तकनीक, लेकिन गुरुजी से आने वाली, ये बिल्कुल भयानक थी। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसने पूछा, गुरुजी, आप सच में कितने मजबूत हैं? मुझे भी यकीन नहीं है। चलो इसे आजमाते हैं। रोहित ने कश्यप को पकड़ा और जिज्ञासा अकादमी के बाहर दर्जनों मील तक उड़ गया। फिर उसने 2 उंगलियां उठाईं, एक तलवार मुहर बनाई और छोड़ी गई आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार शक्ति में बदल दिया, आसमान की ओर ऊपर की ओर काट दिया। तलवार प्रकाश की एक लकीर सैकड़ों मीटर लंबी बादलों को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट दिया। भगवान! कश्यप ने बादलों को अभी भी उनके ऊपर विभाजित देखा और विस्मय में चिल्लाया, गुरुजी, आप बेतुके रूप से मजबूत हैं। रोहित कश्यप को वापस संस्थान में ले जाते हुए शांति से कहा, औसत, ज्यादा से ज्यादा मैं शायद 8 संस्थान प्रमुखों के बराबर हूँ। कश्यप, गुरुजी, क्या मुझे अब अपने शरीर को धरती राक्षस शक्ति से या तलवार शक्ति से तपाना चाहिए? कश्यप सदमे के एक संक्षिप्त क्षण के बाद तुरंत बातचीत को अभ्यास की ओर मोड़ा। रोहित ने कहा, धरती राक्षस शक्ति से शुरू करो। तलवार शक्ति बहुत ज्यादा दबंग है, तुम्हारा शरीर अभी उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। कश्यप ने बहस किए बिना सिर हिलाया, फिर पूछा, लेकिन धरती राक्षस शक्ति को ढूंढना मुश्किल है। गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि इसे कहां से प्राप्त करना है? रोहित रुक गए, फिर सिर हिलाया। मैं सच में नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे परदादा जानते हैं। आज रात हम उनसे मिलेंगे और उन्हें तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाने के लिए कहेंगे जहां धरती राक्षस शक्ति इकट्ठा होती है। जब कश्यप ने परदादा शब्द सुना तो उसकी आंखों में निराशा का निशान कौंध गया। उसने सिर नीचे किया और पूछा, गुरुजी, क्या हम इसके बजाय किसी और से नहीं पूछ सकते? 2 जीवन जी चुके रोहित आसानी से पढ़ सकता था कि उसका शिष्य क्या सोच रहा था। वह मुस्कुराया और समझाया, तुम अभी भी अपने परदादा के अच्छे इरादों को नहीं समझते हो। गुरुजी, क्या आप गंभीर हैं? कश्यप अपने गुरुजी के स्पष्टीकरण को सुनकर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके परदादा इस पूरे समय चुपचाप उसकी परवाह कर रहे थे। रोहित ने कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो चलो आज रात परदादा से मिलने चलते हैं। कश्यप भी उनसे मिलना चाहता था। आखिरकार पूरे कश्यप परिवार में उसके सबसे करीब वही परदादा थे। रोहित ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले चलो थोड़ा जश्न मनाते हैं। ठीक है। रात होने के बाद रोहित कश्यप को रसायन अकादमी में अग्निदेव को खोजने के लिए ले गए। कश्यप, तुम यहाँ हो, आओ अपने परदादा को एक नजर देखने दो।
अपने पूरी तरह से बदले हुए प्यारे परपोते को देखकर अग्निदेव भावनाओं से भर गए। ये बच्चा आखिरकार बड़ा हो गया था। उस समय उसे रोहित को सौंपना स्पष्ट रूप से सही फैसला था। परदादा, अपने परदादा के स्नेह के सच्चे भाव को देखकर कश्यप के दिल में उदासी तुरंत गायब हो गई। समूह जल्दी से एक आरामदायक बातचीत के लिए बैठ गया। अग्निदेव ने पूछा, रोहित, तुम्हें इस बार कौन से अभ्यास संसाधनों की जरूरत है? रोहित ने जवाब दिया, कश्यप का पंचतत्व योग पहले ही आग, लकड़ी और पानी को पूरा कर चुका है। अब उसे धरती राक्षस शक्ति की जरूरत है। आपके विशाल ज्ञान के साथ मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि इसे कहाँ ढूंढना है। अग्निदेव ने अपनी दाढ़ी सहलाए और कहा, मैं सच में एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ धरती राक्षस शक्ति इकट्ठा होती है। कश्यप, तुम अपना प्रशिक्षण कब शुरू करना चाहते हो? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। मुझे अगर मैं एक दिन भी अभ्यास नहीं करता तो बेचैनी महसूस होती है, कश्यप ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर अग्निदेव हंसे बिना नहीं रह सके। हा, तुमने मुझे सच में प्रभावित किया है। ठीक है, मैं तुम दोनों को कल वहां ले जाऊंगा। कश्यप ने कहा, परदादा, आप बस मुझे ले जा सकते हैं। मैं बाहर रहते हुए खुद को प्रशिक्षित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। अग्निदेव ने अपनी नजर रोहित की ओर मोड़ी, उसके विचारों को सुनना चाहते थे। रोहित ने कहा, ये पूरी तरह से ठीक है। अग्निदेव ने कहा, तो कश्यप, तुम्हें अपने परदादा के साथ यादें ताज़ा करने में रात बितानी चाहिए। कश्यप ने सिर हिलाया। रोहित खड़े हुए, दोनों को विदाई दी और फिर विविध धर्म मार्ग अकादमी की ओर उड़ गए। अगले दिन वह हमेशा की तरह सुबह के बीच में उठा। अब खाली विविध धर्म मार्ग अकादमी को चारों ओर देखते हुए उसे अचानक शांति की आदत नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि अर्जुन अभी कैसा है। दलीय साम्राज्य, एक पवित्र भूमि के क्षेत्र के भीतर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्योंकि दलीय साम्राज्य में कोई महाराजा रैंक का शक्तिशाली व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, उसका सबसे मजबूत व्यक्ति केवल एक स्वर्ग मूल क्षेत्र का विशेषज्ञ था, उसके शासक को महाराजा की उपाधि नहीं दी गई थी। दलीय की राजधानी, दलीय का राजा व्यक्तिगत रूप से पूरे दरबार के सिविल और सैन्य अधिकारियों को महल के द्वारों पर जिज्ञासा अकादमी से आने वाले प्रतिष्ठित मेहमानों के एक समूह का स्वागत करने के लिए ले गया। दलीय साम्राज्य के लिए जिज्ञासा अकादमी उनकी पहुंच से परे एक अस्तित्व था। फिर भी किसी भी अधिकारी को यहां इंतजार करने में जरा भी अप्रसन्नता महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उत्साह उनके चेहरों पर लिखा था। आखिरकार जिज्ञासा अकादमी ने पहले कभी दलीय साम्राज्य में शिष्य भर्ती समारोह आयोजित नहीं किया था। अतीत में दलीय के कुलीन बच्चों को जो भाग लेना चाहते थे उन्हें पड़ोसी पार्थ जाना पड़ता था। आखिरकार पार्थ के महाराजा पार्थ एक निर्वाण क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनके अधिपति थे। जैसे ही मंत्री खुशी से भरे हुए थे, कई आकृतियां आसमान से उतरीं। दलीय का राजा पहले बोलने वाले थे। हम जिज्ञासा अकादमी के दूतों का विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। उसके पीछे के कुलीनों ने एक साथ गूंजते हुए कहा, हम जिज्ञासा अकादमी के दूतों का विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, एक शांत आवाज ने आसमान से जवाब दिया। तभी सभी ने अपने सिर उठाए और ऊपर से 4 या 5 आकृतियों को उतरते देखा। दलीय का राजा आगे बढ़े और पूछा, क्या मुझे आपका नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? दूत। बाहरी मामलों संस्थान के बड़े अजय ने स्वाभाविक रूप से अपने सामने के आदमी को पहचाना। वह जूनियर भाई अर्जुन का चाचा था। उसके चेहरे पर एक गर्म और सौम्य मुस्कान दिखाई दी। अजय प्रताप, ऐसी विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है महाराज। जिस क्षण उसने ये कहा, वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिज्ञासा अकादमी जैसी एक शक्तिशाली शक्ति का कोई व्यक्ति उनके राजा से इतनी विनम्रता से बात करेगा। लेकिन दलीय का राजा अपनी जगह जानता था और इस आदमी के सामने हवा में आने की हिम्मत नहीं करता था। दूत, आप हमें सम्मानित करते हैं। मैंने पहले ही महल में एक भोज तैयार कर लिया है। कृपया अंदर आएं। बड़े अजय की नजर अर्जुन पर पड़ी, जो पास में खड़ा था। दरबार में हर कोई, जिसने लंबे समय से तेज राजनीतिक प्रवृत्ति को सम्मानित किया था, तुरंत ध्यान दिया कि इस युवक की पहचान कुछ भी लेकिन साधारण थी। भीड़ में केवल एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने युवक को देखकर एक हैरान भाव पहना। वह युवक उसे अविश्वसनीय रूप से परिचित लगा, लेकिन फिलहाल वह बिल्कुल नहीं बता सकता था कि क्यों। स्वाभाविक रूप से अर्जुन ने उस आदमी की नजर को महसूस किया। उसने ध्यान से देखा और उसे अपने पिता के रूप में पहचान लिया। लेकिन अर्जुन की आंखों में गर्मजोशी का कोई निशान नहीं था। जब से उसे याद था, इस आदमी ने, उसके तथाकथित पिता ने, उसे कभी भी स्नेह से नहीं देखा था, न ही उन्होंने कोई सार्थक बातचीत साझा की थी।
उस समय अगर उसकी मां के प्रयास नहीं होते, यहाँ तक कि अपनी दहेज भी देती, तो उसे पार्थ साम्राज्य की यात्रा करने और जिज्ञासा अकादमी के प्रवेश परीक्षण में भाग लेने का मौका नहीं मिलता। उस मौके के बिना अर्जुन ने आज जो हासिल किया था वह कभी नहीं होता। मीरा ने अपने सीनियर भाई में बदलाव देखा और कहा, अजय चाचा, ऐसा लगता है कि सीनियर भाई अर्जुन थोड़ा थक गया है। हम महल के भोज को छोड़ देंगे। बड़े अजय ने शांति से कहा, बहुत अच्छा। आराम करने के लिए पहले एक जगह ढूंढो। हम जल्द ही तुमसे मिलेंगे। वह अच्छी तरह से समझते थे कि अर्जुन की वापसी इस बार पूरी तरह से घर आने के लिए थी। चूंकि वह उत्सुक था, बड़े अजय को इसे आसान बनाने में मदद करके खुशी हुई। विदा, चाचा। अर्जुन ने बड़े अजय को एक हल्का प्रणाम किया, फिर वहां मौजूद सभी की नजर में मीरा के साथ घर की ओर उड़ गया। बड़े अजय ने उनकी आकृतियों को दूरी में दूर होते देखा, फिर दलीय के अधिकारियों की ओर मुड़े और कहा, मुझे भी थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा है। चलो आज के भोज को छोड़ देते हैं। अब से 3 दिन बाद शाही महल में भर्ती समारोह शुरू होगा। बस अपने शिष्यों को तब ले आना। जिज्ञासा अकादमी ने दलीय साम्राज्य में एक भर्ती समारोह आयोजित करने का कारण मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि अर्जुन, दिव्य शरीर शिष्य, इसी भूमि से था। जिज्ञासा अकादमी पानी का परीक्षण करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या यहाँ कोई अन्य होनहार अंकुर थे। आखिरकार दिव्य शरीरों और रक्तरेखाओं का जागरण विरासत से जुड़ा हो सकता है। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, बड़े अजय मुने और अपने शिष्यों के साथ चले गए। दलीय के अधिकारियों को हवा में खड़ा हैरान छोड़ गए। अग्निदेव मार्ग पर देवराज महाराजा का निवास झंडे और झंडियों से सजा हुआ था, जीवंत और हलचल भरा। अर्जुन और मीरा आसमान से उड़े और देवराज महाराजा के निवास से कुछ ही दूरी पर उतरे। मीरा ने उत्सव के दृश्य पर एक नजर डाली और अर्जुन की ओर मुड़ी। सीनियर भाई, ऐसा लगता है कि देवराज महाराजा के निवास के लोगों को पता था कि आप वापस आ रहे हैं और उन्होंने सब कुछ विशेष रूप से तैयार किया। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। जरूरी नहीं, मीरा ने एक उलझा हुआ भाव दिखाया। सीनियर भाई ने पहले कभी उसे अपने परिवार के बारे में नहीं बताया था। वह केवल इतना जानती थी कि वह दलीय के देवराज महाराजा का निवास से आया था। सीनियर भाई, आप जिज्ञासा अकादमी के नंबर 1 विलक्षण हैं, युवा पीढ़ी के नेता हैं। केवल देवराज महाराजा का निवास को भूल जाओ, पूरा दलीय साम्राज्य आपके लौटने पर एक भव्य समारोह आयोजित करेगा। अर्जुन ने कहा, मैंने केवल अपनी मां को एक संदेश भेजा था कि मैं वापस आऊंगा। मैंने यह उल्लेख नहीं किया कि कब, इसलिए यह मेरे लिए नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्हें जिज्ञासा अकादमी में मेरी स्थिति के बारे में पता भी नहीं हो सकता है। आपने चाची को साफ साफ नहीं बताया। मीरा अभी भी थोड़ी भ्रमित थी। बेशक मैंने बताया, लेकिन आंतरिक आंगन हमेशा योजनाओं और प्रतिद्वंद्विता से भरा रहा है। मेरी मां निवास में केवल एक उपरानी है और एक जिन्होंने लंबे समय से अपना पक्ष खो दिया है। हर कोई जानता है कि मेरा अभ्यास अपंग हो गया था। कौन विश्वास करेगा कि मैं 1 साल से भी कम समय में बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में पहला स्थान जीत सकता हूं। आज मेरी स्थिति को भूल जाओ। उनके पीछे बड़े अजय और अन्य तुरंत नहीं पहुंचे। इसके बजाय उन्होंने दूरी से निरीक्षण किया, तो देवराज महाराजा का निवास किसी और का स्वागत कर रहा है। मीरा ने अनजाने में माथे पर शिकन डाली, अर्जुन की ओर से नाराजगी महसूस करते हुए। अर्जुन मुस्कुराया, कौन परवाह करता है कि वे किसका स्वागत कर रहे हैं। मैं बस अपनी मां को देखना चाहता हूं। क्या वे सच में सोचते हैं कि देवराज महाराजा के निवास में कोई मुझे रोक सकता है। वह अहंकार नहीं था, ये तथ्य था। देवराज महाराजा के निवास में सबसे मजबूत उसके पिता थे, जो केवल स्वर्ग मूल क्षेत्र में थे। बाकी सभी केवल सत्य गति या धर्म आधार स्तर पर थे। चलो चलते हैं। ठीक है, मीरा ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस तरह के एक धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य में शायद ही कोई साधक थे जो उन्हें धमका सकते थे। देवराज महाराजा के निवास जैसे एक छोटे कुलीन परिवार को तो भूल ही जाओ। दोनों ने स्वाभाविक रूप से अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही वे निवास के द्वार पर पहुंचे। इससे पहले कि अर्जुन बोल पाता, एक लोली सेवक उन्हें रोकने के लिए आगे आया। महाराजा का निवास आज महत्वपूर्ण मेहमानों की मेजबानी कर रहा है। किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं है। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। देवराज महाराजा का निवास अक्सर दुनिया भर के नायकों का स्वागत करता था, इसलिए कई साधक दौरे के लिए आते थे। इस सेवक ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उन दोनों को भटकते हुए योद्धा समझ लिया। ध्यान से देखो और देखो कि मैं कौन हूं। अर्जुन पहले से ही नाराज था कि वह एक कमीने द्वारा रोके बिना घर भी वापस नहीं आ सकता था। सेवक एक पल के लिए दंग रह गया, फिर उसे ध्यान से देखा। युवक का शानदार पहनावा स्पष्ट रूप से उसे किसी दर्जे के व्यक्ति के रूप में चिन्हित करता था।
लेकिन देवराज महाराजा का निवास राजधानी में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। भले ही इस युवक की कुछ पृष्ठभूमि हो, क्या यह उनकी से आगे निकल सकती थी? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। देवराज महाराजा का निवास एक ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जैसे लोग जंगली हो सकते हैं। जब तक तुम कर सकते हो, खो जाओ, या मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। थाप, अर्जुन ने एक थप्पड़ से जवाब दिया। इन दिनों देवराज महाराजा के निवास में सभी सेवक कानूनी पत्नी के गुट की सेवा करते थे। उन्होंने लंबे समय से उसकी मां और उसके लिए जीवन मुश्किल बना दिया था। ये थप्पड़ केवल एक छोटा सा ब्याज इकट्ठा करने से ज्यादा कुछ नहीं था। वह एक थप्पड़ ने तुरंत सभी का ध्यान अर्जुन और मीरा की ओर आकर्षित किया। सेवक ने अपना चेहरा पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मदद! कोई महाराजा के निवास पर हमला कर रहा है। एक पल में अंदर से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले, अर्जुन और मीरा को घेर लिया। थोड़ी दूरी पर जिज्ञासा अकादमी के छात्रों ने दृश्य को देखा और एक एक करके अपने हथियार खींच लिए। बड़े अजय ने दृश्य देखा और हंसे। तुम सब क्या कर रहे हो? खेलना बंद करो। वह बच्चा अर्जुन हमारी जिज्ञासा अकादमी की युवा पीढ़ी का नंबर 1 विलक्षण है। जब तक दलीय साम्राज्य एक आत्मा पोषण क्षेत्र साधक को नहीं भेजता, यहाँ कोई नहीं है जो उसे रोक सकता है। चलो इस मौके का फायदा उठाकर देखते हैं कि अर्जुन सच में कितना मजबूत है। एक छात्र ने पूछा, बड़े, क्या जूनियर भाई अर्जुन सच में इतना मजबूत है? तुम जल्द ही पता लगा लोगे। एक बार जब दलीय के विशेषज्ञ सामने आते हैं तो हम उन्हें एक आश्चर्य देंगे। यह अर्जुन के लिए खुद को साबित करने और थोड़ी महिमा में डूबने का भी एक मौका है। बड़े अजय उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। बेशक उनके अपने मकसद थे। वह अर्जुन, भविष्य के विलक्षण, पर एक एहसान करना चाहते थे जो वह एक दिन वापस कर सकता था। ये सुनकर अन्य लोग सहमति में सिर हिलाए। वे भी एक दिव्य शरीर की शक्ति को देखने के लिए उत्सुक थे। तुम्हें देवराज महाराजा के निवास में परेशानी पैदा करने की हिम्मत है? पुरुषों, उन्हें पकड़ो! नेता ने आदेश दिया और अपना हथियार खींचा, उसे अर्जुन और मीरा पर इंगित करते हुए। रुको! निवास के भीतर से एक ठंडी चिल्लाहट आई। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसे देखकर महाराजा के निवास के लोगों ने तुरंत सलाम किया। सेनानायक सोम! सेनानायक सोम ने सिर हिलाया, फिर अर्जुन की ओर मुड़ा और एक हल्का प्रणाम किया। तो छठा राजकुमार वापस आ गया है। ये सेवक अंधे थे और आपके महामहिम को नाराज किया। मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। हालांकि उसके शब्द एक माफी थे, उसका लहजा स्पष्ट रूप से अर्जुन को निवास के एक सच्चे सदस्य के रूप में नहीं मानता था। जब सेवकों ने छठा राजकुमार शीर्षक सुना तो वे पहले दंग रह गए, लेकिन फिर उनके भाव तिरस्कार में बदल गए। अगर अर्जुन महाराजा का बेटा नहीं होता तो वे उसके मुंह पर ही उसका मजाक उड़ाते। क्या वह केवल एक अपंग नहीं था जो जिज्ञासा अकादमी में शामिल होने में कामयाब रहा? एक राजकुमार की तरह इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय करना कितना हास्यास्पद। जिस बात ने उन्हें अर्जुन पर नीचा देखने का साहस दिया वह ये तथ्य था कि राजकुमारी रानी लगातार उपरानियों पर अत्याचार करती थी, जबकि खुद महाराजा आंतरिक आंगन के मामलों को नजरअंदाज करते थे। पूरे निवास में ये राजकुमारी रानी का शब्द था जो शासन करता था। अर्जुन ने शांति से कहा, तुम सब पीछे हटो। मुझे तुम्हारे स्तर तक झुकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन भीड़ नहीं हिली। इसके बजाय उनकी निगाहें सेनानायक सोम की ओर मुड़ी। अर्जुन और मीरा ने ये साफ साफ देखा और मीरा पहले ही अपना गुस्सा रोक नहीं पा रही थी। सेनानायक सोम ने अपना हाथ हिलाया। तुम सब अभी भी क्यों खड़े हो? छठे राजकुमार को रोकना उसका क्या मतलब है? जी महोदय, भीड़ ने जवाब दिया और तितर बितर हो गई। सेनानायक सोम दृश्य से काफी खुश था। उसने अभी अभी छठे राजकुमार के चेहरे पर एक ठोस थप्पड़ मारा था। एक बार जब ये राजकुमारी रानी के कानों तक पहुंचेगा तो वह निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करेगी। अर्जुन ने भीड़ को नजरअंदाज किया और सीधे मुख्य द्वार की ओर चला गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सेनानायक सोम फिर से बोला, कृपया प्रतीक्षा करें छठे राजकुमार। अब क्या? अर्जुन ने अपना सिर मोड़ा और पूछा। एक अधिकारी के लहजे में सेनानायक सोम ने कहा, छठे राजकुमार, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मुख्य द्वार आपके लिए नहीं है। अपमान, एक स्पष्ट और जानबूझकर किया गया अपमान। कोई भी आंखों वाला देख सकता था कि सेनानायक सोम सार्वजनिक रूप से अर्जुन का अपमान कर रहा था। फिर भी द्वार पर एक भी व्यक्ति उसके लिए नहीं बोला। इसके बजाय उन सभी ने मनोरंजन के भाव पहने, शो देखने के लिए उत्सुक। अर्जुन जैसा धैर्यवान व्यक्ति भी बगल के द्वार से प्रवेश करने के लिए मजबूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उल्लेख नहीं है, वह अब वह नहीं था जो वह हुआ करता था। वह इस बार दुनिया को ये घोषित करने के लिए वापस आया था, अर्जुन वापस आ गया है।
उसने लापरवाही से अपनी नाक को छुआ और कहा, आज मैं इस द्वार से चल रहा हूं। तुम इसके बारे में क्या करोगे? अगर छठा राजकुमार मुख्य द्वार से जबरदस्ती घुसने पर जोर देता है तो हमें असभ्य होने के लिए दोष मत देना, सेनानायक सोम ने कहा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। उसके विचार में अर्जुन केवल एक उपरानी का बेटा था। अतीत में लोगों ने उसे केवल इसलिए सम्मान दिखाया था क्योंकि वह जिज्ञासा अकादमी में प्रवेश कर गया था। लेकिन अब दलिया में कौन नहीं जानता था कि अर्जुन पहले ही एक अपंग बन गया था। अगर उसकी मां जिज्ञासा अकादमी में नहीं जाती और लगातार भीख नहीं मांगती तो वे अर्जुन को विविध धर्म मार्ग अकादमी में कभी नहीं सौंपते, एक ऐसी जगह जहां अभ्यास मूल रूप से असंभव था। जब तक अर्जुन आज्ञाकारी रूप से वहां छोटे मोटे काम करता रहेगा, वे जिज्ञासा अकादमी के साथ परेशानी नहीं करेंगे। लेकिन अब अर्जुन को देवराज महाराजा के निवास में वापस आने का साहस था। क्या यह उन्हें सही बहाना नहीं दे रहा था? मीरा उस आदमी को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाई जिसकी वह प्रशंसा करती थी, इस तरह अपमानित हो रहा था। उसने गुस्से में बात की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस तरह बात करो। क्या तुम्हें कोई पता है कि मेरा सीनियर भाई अर्जुन, जूनियर बहन मीरा? अर्जुन ने उसे बाधित किया। वह इस बार अपनी खुद की ताकत से खुद को साबित करने के लिए वापस आया था। वह किसी को भी अपने व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं देगा। यह मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी सीनियर भाई, मीरा ने आगे बात नहीं की। सेनानायक सोम मीरा को अर्जुन को सीनियर भाई कहते हुए सुनकर कुछ हद तक सतर्क था, यह अनुमान लगाते हुए कि वह भी जिज्ञासा अकादमी से हो सकती है। लेकिन उसके दिमाग में अर्जुन केवल एक सेवक स्तर का शिष्य था। वह जो भी लड़की लाता वह शायद उसी स्तर से होती, बस उन्हें धोखा देने के लिए जिज्ञासा अकादमी के नाम का उपयोग कर रही थी। दुर्भाग्य से उसके लिए यहाँ हर कोई पहले से ही जानता था कि जिज्ञासा अकादमी में अर्जुन किस तरह की दुखद स्थिति में था। एक नाम से उन्हें डराने की कोशिश करना असंभव। उसने एक हाथ का इशारा किया और पहले तितर बितर हुई भीड़ ने एक बार फिर अर्जुन और मीरा को घेर लिया। यहाँ तक कि निवास के रक्षक भी आगे आए। ये देखकर अर्जुन ने शांति से कहा, अगर ऐसा ही है तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मेरी तलवार बिना निशान छोड़े मार सकती है। सेनानायक सोम जोर से हंसा। छठे राजकुमार, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे रहस्य अभेद्य हैं? हम सब कुछ लंबे समय से जानते हैं। पुरुषों, इस अवज्ञाकारी राजकुमार को पकड़ो और उसे आंतरिक आंगन में लाओ। राजकुमारी रानी को उससे निपटने दो। जी महोदय। उस आदेश के साथ सभी ने अपने हथियार खींचे। टक, उन्हें युद्ध के लिए तैयार होते देखकर अर्जुन ने और शब्द बर्बाद नहीं किए। उसने अपनी तलवार खींची। तलवार के प्रकाश की एक चमक में आसपास के रक्षक और सेवक जगह पर जम गए। कुछ ही क्षणों बाद वे टूटे हुए कठपुतलियों की तरह ढह गए। अर्जुन ने सेनानायक सोम को नहीं मारा था, उसने बस ठंडी आंखों से उसे देखा और कहा, क्या कोई और है जो मुझे रोकना चाहता है? सेनानायक सोम पहले ही डर से लकवाग्रस्त हो गया था। उन रक्षकों में धर्म आधार क्षेत्र के साधक थे, लेकिन वे सभी अर्जुन के एक ही प्रहार से मारे गए थे। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, उसका अभ्यास वापस आ गया था। ये खत्म हो गया है। मैं पूरी तरह से खत्म हो गया हूँ। जैसे ही वह बोलने वाला था, आसमान से एक उग्र चिल्लाहट गूंजी। दुस्साहसी कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे देवराज महाराजा के निवास के द्वार पर लोगों पर हमला करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही शब्द गिरे, एक तलवार का प्रकाश ऊपर से नीचे की ओर आया। अर्जुन मुड़ा और अपना हाथ उठाया, धीरे से तलवार शक्ति पर एक उंगली इंगित करते हुए उसे तुरंत भंग कर दिया। आसमान में वारिस शिवम ने जमीन पर युवक को सदमे में देखा। उसका चेहरा चमकीले से काले में बदल गया क्योंकि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो खुद से काफी मिलता जुलता था। आज उसने जानबूझकर संप्रदाय के बड़ों और सीनियर भाइयों को मेहमानों के रूप में निवास पर लाया था। उसका लक्ष्य बड़ों में से एक को अपने छोटे भाई को शिष्य के रूप में स्वीकार कराना था। लेकिन जैसे ही वह द्वारों पर पहुंचा, उसने इस निर्दयी आदमी को परिवार के रक्षकों और सेवकों को मौके पर ही मारते हुए देखा। जिस बात ने उसे और भी गुस्सा दिलाया वह ये थी कि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उससे छोटा था, फिर भी उसके पास अपने से कहीं ज्यादा मजबूत अभ्यास था। ये वह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता था। जूनियर भाई शिवम, ऐसा लगता है कि इस कमीने में कुछ कौशल है। मुझे तुम्हारे सीनियर को उसकी देखभाल करने दो, एक परिष्कृत युवक ने कहा क्योंकि वह एक हंसमुख मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। शिवम तुरंत एक तरफ हट गया और सम्मानपूर्वक कहा, तो सीनियर भाई गौरव, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। आदमी ने सिर हिलाया और अहंकार के साथ अर्जुन को नीचे देखा। ये याद रखना लड़के, जो तुम्हें मारता है वह सर्वोच्च तलवार संप्रदाय से है।
मुझे एक कमजोर का नाम सुनते में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो खो जाओ। अर्जुन ने उसे ठंडी आंखों से बाधित किया, यहाँ तक कि उसे अपने तथाकथित वीर परिचय को पूरा करने का मौका भी नहीं दिया। अहंकारी सीनियर भाई गौरव को उम्मीद नहीं थी कि यह युवक इतना तिरस्कारपूर्ण होगा। वह सर्वोच्च तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत था। टक, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन पर अपनी तलवार चलाई। तुच्छ चालें, और तुम उन्हें मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हो। अर्जुन की आंखों में तिरस्कार कौंधा। एक आरामदायक गति के साथ उसने अपनी तलवार उठाई और उसे हल्के से आसमान की ओर झटकार दिया। उसकी तलवार शक्ति ने न केवल गौरव के हमले को तुरंत तोड़ दिया, बल्कि चमचमाता तलवार प्रकाश उसकी ओर बढ़ता रहा। सावधान! सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के एक बड़े ने चिल्लाया, क्योंकि उसने अपनी तलवार को खतरे में उठाया, हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से अर्जुन की तलवार बहुत तेज थी। बड़े उस तक समय पर नहीं पहुंच सके। सीनियर भाई गौरव ने कुछ भी महसूस नहीं किया, केवल एक अचानक चक्कर, और फिर अगले ही पल में उसने एक सिरहीन शव को आसमान से एक पतंग की तरह गिरते हुए देखा, जिसकी डोरी काट दी गई थी। धम! एक दबी हुई गूंज गूंजी। पूरे दृश्य पर चुप्पी छा गई। चाहे वह देवराज महाराजा के निवास के लोग हों या सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के शिष्य, सभी जगह पर जमे हुए खड़े थे। केवल जिज्ञासा अकादमी के शिष्यों ने परिचित, अचंभित भाव पहने थे। अर्जुन अपने साथियों के बीच अजेय था। उस तरह के एक छोटे चरित्र से निपटना लगभग कोई प्रयास नहीं था। एकमात्र चीज जिसने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के स्वर्ग मूल क्षेत्र के बड़े समय पर अपने शिष्य को बचाने में कामयाब नहीं हुए थे। तुम दुष्ट कमीने, तुमने मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हें खून में भुगतान करवाऊंगा। सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के बड़े ने दहाड़ा और अपनी तलवार को अर्जुन की ओर नीचे चलाया। अर्जुन पीछे नहीं हटा, इसके बजाय वह प्रहार का सामना करने के लिए ऊपर की ओर उड़ गया। अपनी तलवार के एक शांत झटके के साथ उसने आसानी से हमले को रोका, फिर बड़े को उदासीनता से देखा। स्वर्ग मूल क्षेत्र का साधक, तलवार भावना। बड़े बासु के चेहरे पर डर का निशान दिखाई दिया। उसके सामने का ये युवक स्पष्ट रूप से केवल सत्य गति क्षेत्र में था, फिर भी उसने पहले ही तलवार भावना को पकड़ लिया था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था कि वह एक असाधारण पृष्ठभूमि से आया था। तुम सच में कौन हो? अर्जुन ने सादे तौर पर कहा। जिज्ञासा अकादमी। अर्जुन, जिज्ञासा अकादमी? असंभव! सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के शिष्यों से सदमे की गूंज सुनाई दी, विशेष रूप से शिवम। उसने अर्जुन को अविश्वास में घूरा। क्या यह नहीं कहा गया था कि अर्जुन पहले ही एक अपंग बन गया था? वह न केवल पूरी तरह से ठीक था, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत कैसे था? बड़े बासु का भाव अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गया। सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के लिए जिज्ञासा अकादमी एक भारी भरकम दैत्य था। एक शिष्य के मारे जाने को भूल जाओ, यहाँ तक कि अगर उसे खुद को भी मार दिया जाता तो सर्वोच्च तलवार संप्रदाय जिज्ञासा अकादमी से बदला लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उसके पीछे उसके इतने सारे शिष्य देख रहे थे, वह कमजोर नहीं दिख सकता था। तुमने मेरे शिष्य को क्यों मारा? अर्जुन ने ठंडी आंखों से कहा। उसने मेरे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप किया और मुझ पर पहले हमला किया। क्या मैं उसे मारने में गलत हूँ? बेशक, अगर तुम आश्वस्त नहीं हो, तुम भी मुझसे लड़ सकते हो। अहंकारी, पूरी तरह से अहंकारी। अर्जुन के शब्दों से वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि देवराज महाराजा का निवास के अंदर भी जो लोग अभी अभी आसमान में संघर्ष को देख रहे थे और देखने की तैयारी कर रहे थे, वे भी अर्जुन के कहने पर जम गए। सबसे ज्यादा डरा हुआ सेनानायक सोम था। कुछ ही क्षण पहले उसने अर्जुन को रोका था और सबके सामने उसका अपमान भी किया था। एक बार जब अर्जुन सर्वोच्च तलवार संप्रदाय से निपट लेगा तो उसकी खुद की मौत निश्चित रूप से अगली होगी। बड़े बासु भी दंग रह गए। उसका इरादा अर्जुन को एक रास्ता देने का था। उसने इस युवक को इतना जंगली रूप से अहंकारी होने की उम्मीद नहीं की थी। भले ही वह किसी पवित्र भूमि से नहीं था, वह फिर भी एक स्वर्ग मूल क्षेत्र का साधक था जो अर्जुन से एक पूरा बड़ा क्षेत्र ऊंचा था। लेकिन अब जब अर्जुन ने वह कहा था जो उसने कहा था, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह सर्वोच्च तलवार संप्रदाय में कभी भी कैसे खड़ा हो सकता था? कौन उसका शिष्य बनने की हिम्मत करेगा? तुमने खुद कहा, अगर तुम हार गए तो जिज्ञासा अकादमी से बदला लेने के लिए रोना मत। अर्जुन मुस्कुराया। आराम करो, तुम सिर्फ एक स्वर्ग मूल साधक हो, मेरे लिए एक मुकाबला भी नहीं। और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझसे लड़ने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी भी हारे हुए विरोधियों से दोबारा नहीं लड़ता। सहमत हूँ। बड़े बासु ने देखा कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया था और वह किसी भी अन्य चीज की परवाह नहीं कर सकता था। उसे इस बच्चे को हराना था और उसे उसकी जगह दिखानी थी।
उन्हें पीछे खड़े होने के लिए कहो, मैं हमला करते समय गलती से किसी को मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने शिवम और अन्य की ओर देखा। बड़े बासु ने आपत्ति नहीं की। उसने शिष्यों के समूह की ओर अपना हाथ हिलाया। तुम सब महाराजा के निवास के द्वारों पर प्रतीक्षा करो। जी गुरुदेव। तभी शिवम अपने सदमे से बाहर आया और अपने सीनियर भाइयों को द्वार के बाहर उतरने के लिए ले गया। सज्जन कृपया, बड़े बासु ने औपचारिक रूप से इशारा किया। अर्जुन ने एक हल्का सिर हिलाया। तुम पहले जाओ, नहीं तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हिस, एक सांसों की लहर दर्शकों के बीच फैल गई। यहाँ तक कि जिज्ञासा अकादमी के छात्र भी एक दूसरे से फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। क्या ये सीनियर भाई अर्जुन का थोड़ा ज्यादा अहंकारी नहीं है? वह फिर भी एक स्वर्ग मूल साधक है। नहीं, वह अहंकारी नहीं हो रहा है, बड़े अजय ने शांति से कहा, अपने अनुभव के धन पर आकर्षित होते हुए। वह अजयता के मार्ग पर चल रहा है। इस बार मुझे आखिरकार विविध धर्म मार्ग अकादमी की अद्वितीय तलवार कला 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं देखने को मिलेगी। जैसे ही वे शब्द गिरे, छात्रों के चेहरे जिज्ञासा से जगमगा उठे। आसमान में बड़े बासु थोड़े समय के लिए रुके, फिर अपनी शांति वापस पाली। सज्जन अर्जुन, ये तलवार सर्वोच्च तलवार संप्रदाय की 3 महान तलवारों में से एक है। उच्च स्पष्टता प्रहार। सावधान रहें। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसने अपनी तलवार आगे बढ़ाई। टक, तलवार बिजली की तरह तेज थी और इसमें अटूट गति थी। ब्लेड के आने से पहले ही उसकी गर्जना हवा को भर गई। अर्जुन ने एक आरामदायक प्रहार के साथ जवाब दिया। 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं। तलवार प्रकाश का एक अकेला बिंदु चमका। अगले ही पल में अर्जुन के शरीर से अनगिनत तलवार किरणें फूट पड़ीं। वे बारिश की तरह गिरे, बड़े बासु की ओर उतरते हुए। एक पलक झपकते ही उसका तलवार का प्रहार बिखर गया। बड़े बासु ने कभी भी इस तरह की एक भयानक तलवार तकनीक नहीं देखी थी। घबराहट में उसने प्रहार को रोकने की कोशिश की, जबकि चिल्लाया, सज्जन अर्जुन, मैं हार मानता हूँ। उन शब्दों को सुनकर अर्जुन ने अपनी तलवार को म्यान में डाल लिया। उसका लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका था। मारने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही तलवार शक्ति बिखर गई, बड़े बासु ने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी। अगर उसने काफी तेजी से हार नहीं मानी होती, तो उसने आज एक भारी कीमत चुकाई होती। ये युवक भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जिज्ञासा अकादमी से आया था। खामोशी। देवराज महाराजा का निवास अंदर और बाहर दोनों पूरी तरह से शांत हो गया। हालांकि टकराव संक्षिप्त था, निवास में लगभग हर किसी ने इसे देखा था। विशेष रूप से शिवम और उसके साथी, उन्होंने अपने खुद के गुरु को इतनी जल्दी हारने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरी ओर जिज्ञासा अकादमी के शिष्यों ने आरामदायक प्रशंसा के भाव पहने थे। बड़े बासु बहुत कमजोर थे। एक स्वर्ग मूल साधक जैसा महसूस भी नहीं होता है। गंभीरता से, हमारे कुछ देर के सत्य गति आंतरिक आंगन के सीनियर्स भी मजबूत हैं। उद्धरण उद्धरण। बड़े अजय मुस्कुराए और कहा, बेशक। अच्छी बात है कि बूढ़ा समझदार था। अगर भतीजे अर्जुन ने पूरी कोशिश की होती, तो उसका सिर सही जगह से लुढ़क गया होता। हालांकि वे जोर से नहीं बोले, आसपास इतना शांत था कि हर कोई उन्हें साफ साफ सुन सकता था। बड़े बासु का चेहरा नीले, फिर बैंगनी रंग का हो गया। अगर किसी और ने वह कहा होता, तो वह ऊपर चला जाता और उन्हें काट देता। लेकिन बूढ़े आदमी ने अर्जुन को भतीजा अर्जुन कहा था, जिसका केवल यही मतलब हो सकता था कि वह जिज्ञासा अकादमी से एक बड़े थे। यह महसूस करते हुए बड़े बासु को अपने पहले के निर्णय से राहत महसूस हुई। अगर उसने अंत तक लड़ने पर जोर दिया होता, तो भले ही वह अर्जुन को हराने में कामयाब हो जाता, उसका खुद का सिर बाद में लुढ़क सकता था। अर्जुन आसमान से उतरा और बड़े अजय की ओर सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े। अंकल अजय, मैंने खुद को मूर्ख बनाया है। बड़े अजय हंसे, भतीजे अर्जुन, आज तुमने सच में इस बूढ़े आदमी की आंखें खोल दी हैं। विविध धर्म मार्ग संस्थान की 10,000 तलवारें मूल में लौटती हैं, अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरती है। यह अफसोस की बात है कि तुम्हारा विरोधी बहुत कमजोर था। मुझे तुम्हारे संस्थान की अन्य तकनीकों को देखने को नहीं मिला। अर्जुन ने उचित शिष्टाचार के साथ जवाब दिया, अगर अंकल उन्हें देखना चाहते हैं, तो बस हमारे वापस लौटने तक प्रतीक्षा करें। मेरा जूनियर भाई विक्रांत जल्द ही विविध धर्म मार्ग संस्थान की एक और हस्ताक्षर तकनीक का प्रदर्शन करेगा। उसने बड़े अजय की दिलचस्पी जगाई। ओह, ऐसा लगता है कि विविध धर्म मार्ग संस्थान फिर से जीवंत हो जाएगा। दोनों ने चैट करना जारी रखा जैसे कि वहां कोई और मौजूद नहीं था। देवराज महाराजा के निवास और सर्वोच्च तलवार संप्रदाय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर भी सर्वोच्च तलवार संप्रदाय के शिष्यों और बड़ों ने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय बाद बड़े बासु आखिरकार आगे आए और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। जूनियर सीनियर को प्रणाम करता है। मैं पहले अपमानजनक था,
कृपया मुझे क्षमा करें। बड़े अजय ने अपना हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, तुम बस एक व्यक्तिगत विवाद को सुलझा रहे थे। जब तक अर्जुन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ होता, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, हमारी जिज्ञासा अकादमी के प्रमुखों, यहां तक कि खुद दीन भी कार्य करते। उन शब्दों पर बड़े बासु के पैर लगभग जवाब दे गए। वह लगभग मौके पर ही गिर गया और उसके माथे से ठंडे पसीने की धारा बहने लगी। वह कोई मूर्ख नहीं था, वह निहित चेतावनी को साफ साफ समझ गया। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सीनियर। मेरे संप्रदाय में ऐसे मामले हैं जिनमें मुझे शामिल होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। बड़े अजय ने हल्का सिर हिलाया। जाओ। बड़े बासु ने जल्दी से अपने शिष्य के अवशेषों को इकट्ठा किया और बाकी के साथ चले गए। केवल शिवम अपनी जगह पर दंग रह गया। वह अपने गुरु के साथ छोड़ना चाहता था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अर्जुन ने कहा था कि यह एक पारिवारिक मामला था। तभी सड़क से सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज गूंजी। सब ने आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा। सवारों का एक दस्ता तेजी से आ रहा था, उनके बैनरों पर एक बोल्ड देवराज चरित्र अंकित था। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह एक नजर में समझ गया, उसके पिता वापस आ गए थे।